और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का यही हमारा विशेष है जिस पर हम चर्चा करेंगे, इजराइल हमास संघर्ष, जमीनी युद्ध की तैयारी। ये आज का हमारा विशेष है, इजराइल हमास संघर्ष, जमीनी युद्ध की तैयारी। क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, किस तरह से ये युद्ध इस पूरे संघर्ष पर असर करेगा, ये हमारा आज विशेष का विषय होगा। इजराइल हमास संघर्ष, जमीनी युद्ध की तैयारी। और इस पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार में रहे हैं। स्वागत है एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य आपका। और हमारे साथ में रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु है, जो कि स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एम्बेसडर शारदेंदु, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर, आपके साथ में ही अगर हम शुरुआत करना चाहें इस चर्चा की और समझना चाहें कि जिस तरह से बार बार ये बात सामने आ रही है कि जमीनी युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है, जो डेडलाइन जो दी गई थी इजराइल की तरफ से वो लगभग समाप्त होने को है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी इजराइल की इस जमीनी युद्ध में, किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, कैसे जाने इसको। और साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर हमास किस तरह से इस पर रिटेलिएट कर सकता है। पहली बात तो यह है कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ हमास का सदर्न इजराइल पे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और काफी सारे लोग किडनैप भी हो चुके थे, इसके बाद इजराइल को कोई और चारा नहीं था, रिटेलिएशन बिल्कुल जरूरी था। रिटेलिएशन का कुछ मकसद होना चाहिए और मेरे ख्याल में इजराइल का इस समय 2 खास लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य यह था कि वो हमास का लीडरशिप का, पर्टिकुलरली जो इस ऑपरेशन में मौजूद थे, उनका कुछ एलिमिनेशन करना। दूसरा था कि एक सबक सिखाना ताकि गाजा से ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इजराइल पहले भी गाजा जा चुका है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि रिटेलिएशन जो है इजराइल का, ये क्या प्रोपोर्शनेट है या डिस्प्रोपोर्शनेट की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट की ओर बढ़े, ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक जो बिल्टअप एरिया है, जो कि गाजा में इनको फिर ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है और सिविलियन कैजुअलिटीज का बहुत रिस्क रह जाता है। और कोई नहीं चाहता है कि ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एक डिजास्टर हो जाए जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे जाए। लेकिन अगर शहर के अंदर बिल्टअप एरिया में करना है युद्ध, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये कैसे खत्म करे। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसे ये स्फीयर ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है, तो इसका वाइडनिंग जो हो सकता है। पहली बात, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी लेबनान, सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ कुछ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह काफी मजबूत फोर्स है, उनके पास रॉकेट फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि इजराइल के काफी सारे शहरों में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इजराइल ने सीरिया का 2 एयरपोर्ट्स पे एयर स्ट्राइक किया था, एलेपो और दमास्कस। और इसके बाद सीरिया भी बहुत नाराज है इजराइल का इस एक्शन से। तीसरा, ऑफ कोर्स हम लोग सब जानते हैं कि ईरान ने भी वार्निंग दिया है इजराइल को। लेकिन अरब देशों में भी अभी कह रहे हैं लोग, काफी सारे लीडरशिप अभी कह रहे हैं कि अभी मामले को शांत करना चाहिए। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद अमेरिका भी इजराइल को कह रहा है कि इसको कुछ ज्यादा इसको एक्सेलरेट ना करे। लेकिन अब उस स्थिति पे इजराइल नहीं पहुंचा है कि अपने लक्ष्य पहुंच चुके हैं, इसलिए उसको आगे की तैयारी करना होगा। और आगे का तैयारी अगर ग्राउंड फोर्स, ग्राउंड अटैक हो, तो इसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। जी जी जी, जो इस बात को समझते हैं एम्बेसडर भट्टाचार्य से। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जिस तरह से आपने देखा कि लेबनान का एक फ्रंट खुल गया है और उसके साथ ही साथ सीरिया की नाराजगी है, ईरान की तरफ से धमकी भरे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तमाम जो फ्रंट्स खुलने की बात हो रही, कतर के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये इसकी वजह से जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है? मेरे ख्याल में अभी तक ऐसे स्थिति पे इजराइल नहीं है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट कर पाए। क्योंकि हर एक कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई देश कभी आगे जाता है युद्ध में, और इस टाइम उसने युद्ध का ऐलान किया है, पिछले बार 73 के बाद ये पहली बार है जब इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया है। तो जब युद्ध में जाते हैं उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, और जब तक लक्ष्य वो हासिल दरअसल ये सवाल एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य के लिए था।
लेकिन आप इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर शारदेंदु, तो आप जारी रखिए जी। देखिए, जिस तरीके से गतिविधियां चल रही 9 दिनों से और जिस तरीके से इजराइल का रिस्पांस है, बड़े ही सीवियर रिस्पांस दिया है। इजराइल ने अटैक किया था, सरप्राइज हुए थे, इजरायली आर्मी जान माल का नुकसान हुआ था, सिविलियन कैजुअलिटी हुए थे और बड़ा ही टेरिफाइंग टेररिस्ट अटैक था। इसकी पूरे विश्व ने निंदा की है। लेकिन अब इजराइल के अस्तित्व की बात थी, उनके साथ की बात थी। उन्होंने देखिए बहुत ही वायलेंट तरीके से रेड किया और जिस तरीके से गाजा पट्टी में 3000 एयर स्ट्राइक की और तमाम मिसाइलों से अटैक किया, उसमें देखिए जान माल की क्षति हुई, सिविलियन इंजरीज हुई, हमास को नुकसान पहुंचा। देखिए, उनका मकसद 2-3 था। पहला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके कम्युनिकेशन सेक्टर है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लीडरशिप एलिमिनेट किया जाए और उनका जो लॉन्चिंग साइट है जहां से वो रॉकेट इस तरीके से फायर कर रहे थे उसको बर्बाद कर दिया जाए। और उन्होंने देखिए पूरा सीज कर दिया है गाजा पट्टी को, जिससे कि रसद ना आ सके, किसी तरीके का इन एंड आउट ना हो सके। मेडिटेरियन सी पे अमेरिका का जंगी बेड़ा आने से वहां उसको पूरी तरीके से तो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने लॉन्च किया था। और आज देखिए 9वां दिन है और इसमें बीच में जो आम नागरिक है वो फंस गया है। इसी वजह से हर तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड की आज की बात हो रही है। आज की डेट में जो गाजा पे जो कैजुअलिटी हुई है वो इजराइल से कहीं ज्यादा हो गई। करीब 2300-2400 लोग वहां मारे जा चुके हैं। इमीडिएट मेडिकल एड की जरूरत है। औरतें जो हॉस्पिटल में थी, मरीज जो हॉस्पिटल थे, वो मर रहे हैं क्योंकि वहां ईंधन खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, दवाई खत्म हो गया। तो ये इस स्टेज पे वॉर आ गया। और देखिए इजराइल जो है वो फंस गया है क्योंकि साउथ में गाजा पट्टी से अटैक हो रहा है और नॉर्थ में आपके हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। की शुरुआत हो रखी है, अब किस लेवल पे जाता है ये देखने की बात है। आज की डेट में मेरा मानना यह है कि इजराइल की ये टैक्टिक्स है कि नॉर्थ को कंटेन करे, हिजबुल्लाह को अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए इस तरीके की फायरिंग जारी करना होगा। लेकिन इजराइल के ये पक्ष में है कि वो नॉर्थ को कंटेन करे, उसमें ना उलझे। और जो उसका मकसद था, जो मिलिट्री एम था, हमास का एलिमिनेशन करना या उनकी लीडरशिप को ध्वस्त करना, वो करे और साथ में एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे जिससे कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वो स्ट्राइक करता रहेगा और सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा। तो देखिए एक पूरा अरब वर्ल्ड लामबंद हो रहा है। इजिप्ट का जो ट्रांजिट पॉइंट है उस पर भी आपने अटैक किया। जब आप बोलते हैं नॉर्थ गाजा को खाली करिए तो ये जाएगी कहां 8 लाख जनता? उस इलाके में 23 लाख जनता है। और नॉर्थ अगर गाजा पट्टी आपने खाली करने के लिए बोला है क्योंकि आप वहां मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, तो ये जाएंगे कहां? उसमें 2 एक्सेस है, एक कोस्टल लाइन और एक इंटरलैंड पे रोड है। उस पे सारे लोग चल के कहां जाएंगे बताइए? इजिप्ट ने अपना बॉर्डर खोला नहीं। तो हमास की तरफ से ब्रिगेडियर शारदेंदु क्या रिटेलिएशन इस पर हो सकता है? किस तरह से उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, हमास ने तो अपने कार्ड खोल दिए हैं। उन्होंने शायद इस चीज की तैयारी कर रखी थी कि देखिए पहला अटैक हम सरप्राइज करेंगे, सरप्राइज से उन्होंने मैक्सिमम कैजुअलिटी। आज की डेट में उनके जो अटैक कर रहे हैं, जो रॉकेट फायर कर रहे हैं, वो सारे कुछ आयरन डोम उसको ध्वस्त कर दे रहा है, उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है। लेकिन गाहे बगाहे जब 1-2 रॉकेट उनके बिल्टअप एरिया पे गिरते हैं तो उसका नेचुरली कैजुअलिटी हो रही है। अब हमास ने इस बात से प्रिपेयर्ड, उसने अपनी तैयारी कर रखी है ग्राउंड एक्शन की। ग्राउंड एक्शन के लिए जैसे ही इजराइल सेना नॉर्थ गाजा पट्टी में घुसेगी, वो बिल्टअप एरिया कहां से आप टैंक मैन्यूवर करेंगे, कैसे फायर करेंगे, कैसे लेन टू लेन आप क्लियर करेंगे, कैसे बिल्डिंगों में जो हमास के लड़ाके हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने कोई कैंप लगा लिया तो वो मेल्ट अवे कर जाएंगे। ट्रांजिट कैंप खोला आपने, ट्रांजिट पॉइंट खोला सिविलियंस के लिए, तो वो उससे मेल्ट अवे करके निकल जाएंगे। वहां लड़ाके जो है वे अनकन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं, उनकी शूट एंड स्कूट की टैक्टिक्स है। फायर कर दिया, अब इजराइल रिएक्ट करता है। 23 लाख लोगों को कैसे एलिमिनेट करोगे? उसमें 23-24 हजार आपके हमास के लोग हैं। हमास के लोगों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वो मर्ज हैं, वो ऑपरेट करते हैं स्कूल से, वो ऑपरेट करते हैं हॉस्पिटल से, वो ऑपरेट करते हैं अपने रिलीजियस प्लेस से। तो उनका आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन है। इजराइल आर्मी अगर ग्राउंड एक्शन के लिए जाएगी तो उसको बहुत ही पुख्ता इंटेलिजेंस चाहिए जिससे कि वो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके। डिस्टेंट बैटल खत्म हो जाएगा, ग्राउंड पे 1-to-1 बैटल लड़ना है। और जब आप अटैक करते हैं बिल्टअप एरिया पे, आप ज्यादा वल्नरेबल है। वो तो अपनी पोजीशन लेके बैठा है, वो सिविलियन भी बन जाता है, वो विक्टिम भी बन जाता है, वो मरीज भी बन जाता है और वो फायर भी आपके ऊपर कर देता है। तो इस सिचुएशन से हमको नहीं लगता कि इजराइल को इसमें उलझना चाहिए। वो एक
डायरेक्ट कंट्रोल करे हमास पे, फायरिंग करे, लीडरशिप एलिमिनेट करे और इसको एस्केलेट ना होने दे। आज की डेट में एस्केलेशन में चल रहा है। अरब वर्ल्ड को यूनाइटेड नहीं होने देना है। इजिप्ट और जो जॉर्डन आपने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया उसको आप परसू करिए और इस चीज को रिस्ट्रिक्टेड रखिए। आप इसमें देखिए रिलीजन का मामला आ जाता है। आज की डेट में मुस्लिम जितने वर्ल्ड के हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऑफेंडेड फील कर रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन स्ट्राइक होता चला जा रहा है। लिहाजा इसको इजराइल को समझ। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, इजरायली आर्मी जो है जो बैटल कंटेनमेंट में एक्सपर्ट है, कितना एक्सकेलेट करना, कब उसको कंट्रोल करना एंड बैटल मैनेजमेंट उनका एक बड़ा डोमेन रहा। वो ये युद्ध बहुत समय से लड़ रहे हैं तो उसको अब इम्प्लीमेंट करने का समय है। और एक देखिए डिप्लोमेटिक एक्शन पे भी चलिए। एंटनी ब्लिंकन ने देखिए अरब देशों को अपने किया। आप भी इस तरीके कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन करिए। तो एम्बेसडर भट्टाचार्य से समझ लेते हैं जी, एम्बेसडर भट्टाचार्य से समझ लेते हैं कि जो डिप्लोमेटिक एक्शन जो है वो किस तरह बढ़ रहा है आगे, या इस संघर्ष को कैसे इसका अंत समझें। क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत हो रही है, किस तरह से कोशिशें हो रही हैं इसका अंत करने की? एम्बेसडर, इसमें बहुत सारे कोशिश हो रही है क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तभी संभव है जब कुछ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो, यानी कि जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें कुछ डी एस्केलेशन हो, कुछ कम हो जाए। अगर वो नहीं होता है तब तक वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी तरह से अभी इस समय बात चल रहे हैं अरब देशों में। आज की तारीख पे बहुत सारे अरब देशों ने कहा है कि ये हमला को रोकना चाहिए। वो लोग नहीं चाहते कि पैलेस्टीन में और कुछ डैमेज हो, सिविलियंस पे कुछ असर हो, और ऐसा जो प्रेशर है ये इजराइल पे भारी पड़ेगा। दूसरी बात मिलिट्री बात भी है क्योंकि इजराइल पहले भी गाजा में जा चुका है और इजराइल जानता है कि अगर वो गाजा के अंदर जाता है तो वहां से निकलना और मुश्किल है। ये 5वीं बार है जबकि ये गाजा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली आर्मी बहुत सक्षम आर्मी है लेकिन बिल्टअप एरिया में, ऐसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, सो इजराइल का भी अभी दबाव हो सकता है कि वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को एक्सेप्ट करे। इनिशिएटिव्स तो बहुत है लेकिन दोनों साइड को एक्सेप्ट करना होगा। अब देखिए अभी हाल में हमास का जो लीडरशिप है वो तो जानते हैं आप कि वो कतर में बेस्ड है और उनके साथ अभी कुछ ईरान और कुछ और अरब देशों का भी कुछ बातचीत हो रहा है, शुरू हुआ है। तो उसमें से अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है और एट द सेम टाइम यूएस भी इजराइल को कह रहा है कि ये ऐसा इतना ज्यादा दबाव पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना करे तो इससे अगर कोई निष्कर्ष निकल सकता है। निष्कर्ष एक ही है, पीस टॉक्स की जरूरत है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का की ओर अग्रसर होना है। जब तक साइड इस पे तैयार नहीं होते हैं ये बड़ा मुश्किल होगा कि कोई भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो। और आप जानते हैं कि हमास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है इस 2 स्टेट फॉर्मूला पे, और अब जो इजराइल सरकार है, जो लीडरशिप है, उसका भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग व्यूज है। आज के तारीख पे ना सिर्फ गाजा पे, वेस्ट बैंक में भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और वहां पे काफी सारे लोग जो नेटिव अरब्स है, जो पैलेस्टीनियंस है, उन पे काफी हमला भी हो चुका है। तो स्ट्राइक्स ना सिर्फ गाजा पे हो रहा है, वेस्ट बैंक में भी काफी हमला हो रहा है। अगर एस्केलेट ना करे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको सुलझाना। जी, जो मूल प्रश्न था उस पर भी चाहते हैं कि आप संक्षेप में जवाब दें कि क्या जिस तरह से लेबनान वाला फ्रंट खुला है और उसके बाद या उससे पहले ही ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सीरिया की तरफ से, कतर की तरफ से, आपको लगता है कि एक ये जो पूरा टेंशन है ये अरब वर्सेस इजराइल एक बार फिर से वो पुराने दौर में 60 के दशक की तरह से फिर से उस तरह का टेंशन एस्केलेट हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की ओर नहीं बढ़ेगा अरब देशों के साथ, लेकिन बहुत ही प्रेशर बढ़ेगा। आप जानते हैं कि कोई भी अगर समस्या हो उसका जो समाधान होता है वो 2 पक्ष के बीच बातचीत होना चाहिए, और ये 2 पक्ष है पैलेस्टीनियन और इजरायली।
पैलेस्टीनियन में स्लाइट डिवीजन है, क्योंकि एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में, एक हमास है जो कि गाजा में है, और दोनों के व्यूज बहुत भिन्न है, और इजराइल में भी काफी सारे मत है इसके बारे में। लेकिन जब तक इन दोनों के बीच बातचीत नहीं होता है, ये बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अरब देशों से बहुत दबाव पड़ेगा, लेकिन हमला की बात मैं अभी नहीं समझता हूं कि उस स्थिति पे आज नहीं है। मेरे ख्याल अमेरिका के तौर से भी अभी कुछ बातचीत चल रही है जिससे इसको कुछ जरा डी एस्केलेट किया जाए। जी बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि टेंशन डी एस्केलेट हो और कम से कम जो शांति है वो उसका कोई विकल्प नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अपनी रिपोर्ट्स देखी उसमें जो नुकसान है वो जो आम व्यक्ति है, जो आम मनुष्य है, उन्हीं का हो रहा है और वो दोनों तरफ का हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, युद्ध किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य और ब्रिगेडियर शारदेंदु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।